अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 13 लेक्चर है चैप्टर 3 का, जिसमें हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करना है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से कैसे वाज़े किया जा सकता है, या दूसरे अल्फाज में हमें ये सवाल आ सकता है प्रूव दैट या मैथमेटिकली प्रूव दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास है आइडियल गैसेस की, PV इज़ इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m c बार स्क्वायर। हम काइनेटिक इक्वेशन को लेते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ पर PV इज इक्वल टू 2/3 n इंटू हाफ m c बार स्क्वायर। यहाँ पर बेसिकली हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, और फाइनली हमने 2/3 एंड n इसको बाहर निकाल लिया। बाकी हाफ m c बार स्क्वायर पेरेंथेसिस के अंदर रह जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो E K है, यानी बेसिकली ये एनर्जी है, और सबस्क्रिप्ट में जो K है ये बता रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ m c बार स्क्वायर की जगह पे इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह E K आ जाएगा। जी, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये वो आ गया जो मैं बता रहा था। हम फर्ज करते हैं हमारे पास आइडियल गैस का 1 मोल है, n इज इक्वल टू 1। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की तादाद अब फिक्स हो गई, जो कि Na के बराबर होती है। यहाँ पे n का नहीं पता था कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हमें मोल्स का नहीं इल्म था। मोल्स का पता चल गया 1 मोल हैं, तो मॉलिक्यूल इसमें होंगे एवोगैड्रोज नंबर, आई मीन 6.02 10⁻23। तो n जो है Na से रिप्लेस हो जाएगा। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, ये है आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन चूंकि 1 मोल है गैस का, लिहाजा यहाँ n की जगह 1 लिखा तो PV इज इक्वल टू RT आ गया। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, यहाँ PV की जगह हम RT अगर लिख दें तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने PV की जगह RT लिख दिया, और इसको हमने यहाँ पे राइट साइड पे लिखा है 2/3 Na इंटू EK, इसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया है। चूंकि हमने टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना है काइनेटिक एनर्जी के पर्सपेक्टिव में, लिहाजा एक तरफ हम टेम्परेचर को लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर, और दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। लिहाजा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे E के काइनेटिक एनर्जी के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इन सब को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। 3 को इस तरफ ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3RT। 2 जो डिजिट है और Na जो एवोगैड्रो नंबर है, इसको भी राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3RT ओवर 2Na। ये जो T है ये न्यूमिनेटर में है, यानी बटे के ऊपर है। हम जानते हैं कि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और Na एवोगैड्रोज नंबर है जिसमें मॉलिक्यूल की तादाद फिक्स होती है, यानी R और Na यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं। 3 और 2 ये डिजिट्स हैं, और डिजिट्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं। लिहाजा 3R/2Na
ये सब आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होके एक न्यू कांस्टेंट बन सकते हैं, जिसको आप इसकी जगह पे के प्राइम या कोई और वैल्यू लिख सकते हैं इनकी जगह पे। तो ई के इज इक्वल टू कांस्टेंट किसी सिंबल से ज़ाहिर कर लें इनकी जगह पे इनटू टी, या इक्वल साइन को जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन से बदलेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ से ओमिट हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या दूसरे अल्फाज में हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हमने इसको समझना है कि जो मेजर 3 स्टेट्स होती हैं प्लाज्मा के अलावा, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, इन गैसेस एंड लिक्विड्स टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिक्विड्स में और गैसेस में जो टेम्परेचर होता है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज यानी हर की तवानाइयों का जो एवरेज होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज का जो एवरेज होगा, जो मीन होगा, जो औसत होगा, उनकी मेजरमेंट होता है। यानी जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी वही बेसिकली टेम्परेचर कहलाएगी, तो या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चूंकि जिक्र हुआ है यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो ये क्या है, यहाँ पे डायग्राम में मोस्ट राइट हैंड साइड पे ये जो डायग्राम है, एक मॉलिक्यूल दिया गया है, एरो बता रहा है कि ये यहाँ पे था और इस तरफ मूव करता आ रहा है। एक ऐसी मूवमेंट जिसमें कोई मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज करे और मॉलिक्यूल का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज करे। ये मॉलिक्यूल है, उसका सेंटर ऑफ मास ये है, यानी सेंटर ये है, तो पहले ये सेंटर यहाँ पे था, ये अपनी जगह पे को चेंज कर रहा है। ऐसी मूवमेंट ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। जिन जिन चीज़ों में डिफ्यूजन होती है या एफ्यूजन होती है वहाँ ट्रांसलेशनल मोशन भी पाई जाती है। मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लिक्विड के भी और गैस के भी। पानी की बाल्टी में अगर आप कोई रूह अफ़ज़ा या जामे शीरीन डाल दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें मिक्स हो जाता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज करता है और पूरी बाल्टी के अंदर, बास्केट के अंदर वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल इस पूरे वॉल्यूम के अंदर मूव करते रहेंगे। ये अगर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ये अपनी सेंटर को चेंज करता रहेगा। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ये भी मुस्तकिल तौर पर अपनी जगह चेंज करते रहते हैं और मूव करते रहते हैं। तो इनमें अदर एनर्जीज़ भी पाई जाती हैं। तो ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है, इट इज़ ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की 3 किस्में होती हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसमें मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज करे, दूसरी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसमें मॉलिक्यूल रोटेट करता रहता है, सेंटर अपनी जगह पे रहता है, जबकि उसके बकिया जो एटम्स होते हैं वो पंखे की तरह मूव करते रहते हैं। जैसे आप फैन को देख सकते हैं, उसका सेंटर अपनी जगह रहेगा, जब उसके पर अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। ये देखें, ये सेंटर है, ये अपनी जगह रहेगा और ये एरो बता रहा है कि ये एटम ऊपर चलता जाएगा और इस तरीके से, और ये जो एटम है ये इस तरीके से मूव करेगा। ये आप कर्सर को देखेंगे, इस तरीके की ये मूवमेंट है, मगर इसमें सेंटर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो ये रोटेशनल मोशन कहलाती है, या रोटेशनल मोशन इज़ ड्यू टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको भी देख सकते हैं, ये इस तरीके से मूव करेगा, यानी ये हॉरिजेंटली मूव करेंगे और सेंटर जो है मॉलिक्यूल का वो अपनी जगह पे रहेगा। तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन की काफ़ी सारी किस्में होती हैं, तो इसको मैं आपको सिंपलेस्ट बता देता हूँ। ये मॉलिक्यूल है और उसका सेंटर अपनी जगह है, ये 2 साइड पे जो रेड एटम्स हैं ये इस तरफ मूव करेगा और ये लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। स्प्रिंग की तरह ये एक्सटेंड हो जाएंगे, लेंथ में बड़े हो जाएंगे। फिर ये एरो बता रहे हैं ये अंदर की तरफ आएगा और ये भी अंदर की तरफ आएगा, स्प्रिंग की तरह ये दब जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। इस किस्म की मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। एंड वाइब्रेशनल मोशन इज़ ड्यू टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी।
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से रोटेशनल मोशन, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाइब्रेशनल मोशन। अगर गैस के मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक हैं, ट्राई एटॉमिक हैं, टेट्रा एटॉमिक हैं, एक से ज़्यादा एटम्स हैं, तो गैस के और लिक्विड के मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोशन भी होगी। जहाँ बॉन्ड होगा वहाँ वाइब्रेशनल मोशन भी होगी, और जहाँ ज़्यादा एटम्स होंगे वहाँ रोटेशनल मोशन भी होगी, और वहाँ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन लिक्विड्स में और गैसेस में वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी कम होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले में कि अगर इन दोनों को इग्नोर भी कर दें तो रिज़ल्ट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। जभी तो हम कहते हैं कि इन लिक्विड्स एंड गैसेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ हमने वाइब्रेशनल और रोटेशनल अगरचे हैं मगर उनको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, तो इनको कंसीडर ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे पानी की बाल्टी फिल हो और उसमें एक उंगली डुबोएं और बाहर निकालें, थोड़ी से वाटर मॉलिक्यूल कम तो हो जाएंगे लेकिन इसमें कोई खातिर खा कमी नहीं होगी। अगर हम यहाँ लिक्विड्स में और गैसेस में वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज़ को कंसीडर न करें, फिर भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये मेजर पोर्शन है काइनेटिक एनर्जी का, तो इन दोनों के कंसीडर न करने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा रहा हमारे पास सॉलिड। इन सॉलिड्स वेयर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, आप कप के अंदर जब चाय डालते हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉट टी कप सून बिकम्स हॉट। पहले वो ठंडा था, अब हॉट हो गया, गर्म हो गया, तो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो ना तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट कर रहे हैं ना रोटेशनल मूवमेंट कर रहे हैं। कप के ऊपर अगर एक साइड पे कोई कलर्ड फॉर्म है तो वो उसके एटम्स दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होते। इस बात का प्रूफ है कि ना वहाँ रोटेशनल मोशन है ना ट्रांसलेशनल मोशन है। तो फिर वो गर्म क्यों हो गया? काइनेटिक एनर्जी तो उसकी बड़ी है। तो यहाँ एटम्स जो हैं वो इसकी तरह जस्ट वाइब्रेट करेंगे। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशनल मोशन होगी उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। लिहाजा हम ये कहने के काबिल हो गए कि इन सॉलिड द टेम्परेचर इज़ the measure of average vibrational kinetic energy only, because in solids there is no rotational motion and rotational kinetic energy and no translational motion and translational kinetic energy। तो इनको आप अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। इक्वेशन ये है कि अगर हम किसी चीज़ को ठंडा करें तो ठंडा करने पे उसकी टेम्परेचर जो है वो कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। और अगर हीट करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। हीट करने पे मॉलिक्यूल की चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं, काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो हम अगर टेम्परेचर किसी तरीके से 0 केल्विन अटेन कर लें तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जानी चाहिए, मगर टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन अटेन नहीं हो सकता। लिहाजा किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी कभी 0 नहीं होती। इसको अच्छे तरीके से जहन में रखना है। क्यों 0 नहीं होती? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ने तो 0 होना था 0 केल्विन पे, और 0 केल्विन अटेन ही नहीं हो सकता। हाँ, तो क्वेश्चन पैदा होता है कि मिनिमम किस लेवल तक हम टेम्परेचर प्रैक्टिकली कम कर सकते हैं। तो जवाब इसका ये है 10⁻⁵ केल्विन तक, यानी 0.00001 केल्विन तक टेम्परेचर कम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। इससे ज़्यादा कम अभी तक इंसान
टेम्परेचर को नहीं कर सका, यानी एग्जैक्ट 0 केल्विन अटेन नहीं कर सका, इसके करीब करीब टेम्परेचर अटेन कर चुका है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।